हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की बायोलॉजी का अध्याय 1 में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है द्विनिषेचन, जिसे हम इंग्लिश में डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये द्विनिषेचन जो शब्द है इसको देखें तो इसमें दो वर्ड मिलते हैं, द्वि और निषेचन। द्वि माने दो या दो बार, निषेचन मतलब नर यग्मक और मादा यग्मक का संलयन होना। अर्थात ओवरऑल पॉइंट अगर ये बनाएं तो हम सीधा सीधा करेंगे, जब दूसरी बार या दो बार निषेचन की क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट अपना बनता है कि जो द्विनिषेचन क्रिया है ये होती किस में है, तो सीधा सा पॉइंट बनता है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अर्थात द्विनिषेचन क्रिया केवल आवृत बीजी पौधों में होती है। किस में होती है? आवृत बीजी। और हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं, आवृत बीजी पौधे वो पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। अर्थात द्विनिषेचन क्रिया पुष्पीय पौधों में होती है। किस में होती है? पुष्पीय पौधों में होती है। अब दूसरा पॉइंट, इसे खोजा किसने? तो एक वैज्ञानिक थे, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, नवास्चन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में ये द्विनिषेचन की विधि को खोजा था। और उन्होंने ये जो विधि है उन्होंने दो पौधों में खोजा। एक तो पौधा था फ्रिटिलेरिया, दूसरा लिलिया। इन दोनों पौधों में उन्होंने सबसे पहले क्या बताया? द्विनिषेचन के बारे में बताया और कहा कि द्विनिषेचन क्रिया क्या होती है, बताया उस तरीके से उन्होंने। तो आइए देखते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से होता है। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और उनको नॉलेज मिल पाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा ये पूरा पार्ट था गाइनोसियम, जिसको हम पिस्टिल या कार्पल कह रहे थे। इसमें अपन ने देखा था ये जो पिस्टिल होती है इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, ये जो फूला पार्ट है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं। ये पतली सी डंडी होती है जिसे हम स्टाइल कहते हैं या वर्तिका कहते हैं। इसके बाद ये पूरा फूला हुआ पार्ट जिसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी या अंडाशय। इस ओवरी के अंदर हमने एक नई संरचना पढ़ी थी जिसको हम बीजांड बोल रहे थे या ओव्यूल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बीजांड या ओव्यूल। इसमें जब कोशिकाओं का विभाजन हुआ तो 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक बने थे। 3 कोशिकाएं ऊपर, जिसको हमने एंटीपोडल कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका बोला था। 3 कोशिकाएं नीचे बीजांड द्वार वाले भाग में होती, 3 कोशिकाएं जिनको हम अंड संपुट कह रहे थे। इसमें अंड संपुट में बीच वाली जो कोशिका थी उसको हमने अंड कोशिका बोला, और बगल में जो 2 कोशिकाएं थी जिनको हमने सिनर्जिड या सहायक कोशिकाएं बोला। और बीच में 2 कोशिकाएं, 2 केंद्रक थे जो एक कोशिका बनाई थी जिसको हमने ध्रुवीय कोशिका बोला या केंद्रीय कोशिका बोला। ये पूरी स्ट्रक्चर आगे जाके क्या बनाती है? एंडोस्पर्म या एम्ब्रियोसेक, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में 2 शब्द हैं, भ्रूण और कोश। भ्रूण मतलब जायगोट के बाद की जो संरचना होती है इसे भ्रूण कहते हैं, और कोश मतलब एक कक्षा या जहाँ पे रहता है। तो भ्रूण कोश क्या होता है? जहाँ पे भ्रूण स्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूण कोश कहेंगे। अब मान लो इस संरचना को हमने, जो भ्रूण कोश की जो संरचना, इसको हमने बाहर निकाला। इस डायग्राम में देखें तो हमने देखा यहाँ पे 3 कोशिकाएं ऊपर थी जिनको हमने एंटीपोडल कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका बोला है। ये चैलेजा वाले पार्ट के पास रहती हैं। दूसरा 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं, जिसमें से एक बड़ी कोशिका को हम अंड कोशिका कहते हैं, बगल की 2 कोशिकाओं को हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। ये बीजांड द्वार के पास स्थित होती हैं। और बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं। अब मान लो परागण की क्रिया होती है, जैसे मान लो इसमें परागण की क्रिया हुई, यहाँ पे परागकण यहाँ पे आ गया, ये परागकण यहाँ पे आ गया। अब परागण की क्रिया होने के बाद यहाँ से इसमें क्या निकलेगी? एक नलिका निकलेगी जिसको हम पॉलन ट्यूब या पराग नलिका कहते हैं। इस पराग नलिका से जर्म कोशिकाएं निकलेंगी। जर्म कोशिकाएं 2 होती हैं, जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में देखा था कि जो पराग नलिका है ये 3 जगह से प्रवेश कर सकती है। एक तो चैलेजा वाले पार्ट से, दूसरा अध्यावरण वाले पार्ट से, और तीसरा
माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार वाले पार्ट से एंटर कर सकती है। तो मान लो ये जो पॉलन नलिका, पॉलन ट्यूब या पराग नलिका है, यहाँ ये कहाँ से इसने प्रवेश किया, ये प्रवेश किया इसने बीजांड द्वार वाले भाग से। इस डायग्राम में देखें तो यहाँ से इस तरीके से आएगी और ये बीजांड द्वार वाले भाग से यहाँ पे एंटर करेगी। अब यहाँ पे बीजांड द्वार वाले भाग की बात है, इस पराग नलिका में 2 कोशिकाएं थी जिनको हमने जर्म सेल बोला था या जर्म कोशिका बोला था, जो क्या है एक प्रकार की नर युग्मक है। अब यहाँ पे पॉइंट ध्यान देना है कि पराग नलिका में 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। कितने नर युग्मक पाए जाते हैं? 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। अब ये पराग नलिका में जो 2 नर युग्मक हैं ये आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये जो अंड कोशिका के बगल में जो सहायक कोशिका होती है, इस कोशिका में ये 2 नर युग्मक आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये 2 नर युग्मक आएंगे तो एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के अंदर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? ध्यान देना है बच्चों, ये 2 नर युग्मक थे, इन 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक कहाँ पे आ जाएगा? ये अंड कोशिका के अंदर आ जाएगा। अब हमें पता है ये एक नर युग्मक है, ये एक मादा युग्मक है, इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा, मतलब निषेचन हो जाएगा, जिसे हम सत्य निषेचन या निषेचन कहते हैं या अंग्रेजी में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब बाकी जो दूसरा नर युग्मक होता है ये ध्रुवीय केंद्रक के पास चला जाएगा और यहाँ पे इन तीनों का संयुग्मन हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों ये समझ में आ रहा होगा। ये पराग नलिका थी, पराग नलिका में 2 नर युग्मक थे, इन 2 नर युग्मक में से एक नर युग्मक, दोनों नर युग्मक कहाँ पे आ गए? ये सहायक कोशिका में आ गए। इन सहायक कोशिका में से एक जो नर युग्मक था वो अंड कोशिका के पास आ जाता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और दूसरा नर युग्मक जो होता है वो आगे जाके केंद्रीय कोशिका के पास या ध्रुवीय कोशिका के पास जाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुई है, ये जो पराग नलिका है, पराग नलिका के अंदर 2 नर युग्मक हैं, इसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका में प्रवेश करेगा और दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? केंद्रीय कोशिका में जाएगा। जैसे ही ये यहाँ पे जाता है अंड कोशिका के पास जाएगा। कहाँ पे जाएगा? अंड कोशिका के पास जाएगा। जैसे ही अंड कोशिका पे जाएगा तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? संलयन हो जाएगा या फ्यूजन हो जाएगा। जैसे ही संलयन या फ्यूजन हो जाएगा तो हमें पता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो इनके संलयन को हम निषेचन कहते हैं और इनके संलयन के बाद एक नई कोशिका बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं या युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट या युग्मनज, जो कैसी होती है? डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो जाइगोट होती है कैसी? डिप्लॉइड या द्विगुणित कोशिका होती है। अब पहला निषेचन तो ये हो गया। अब जो दूसरा नर युग्मक था वो कहाँ पे गया? वो गया ध्रुवीय केंद्रक के पास या केंद्रीय कोशिका के पास गया। अब यहाँ पे 2 केंद्रक तो ऑलरेडी थे, एक और केंद्रक आ गया या एक और आ गया, तो ये तीनों आपस में संलयन हो जाएंगे, जिसे हम ये तीनों की तीनों संलयन या फ्यूज हो जाएंगे, जिससे एक नई कोशिका बनेगी, ट्रिप्लॉइड कोशिका बनेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, 2 तो ऑलरेडी थी, एक और आ गई, तो यहाँ पे 3 कोशिकाओं का संलयन हुआ, जिसे हम त्रिसंलयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिसंलयन। या दूसरी बार निषेचन हुआ जिसे हम द्विनिषेचन कहेंगे। क्या बोलेंगे? द्विनिषेचन। इस प्रकार अब बच्चों ये हमारा नया जो एंडोस्पर्म था, भ्रूणपोष था, उस भ्रूणपोष में हमने देखा एक हमारा जाइगोट बन गया। ठीक है, क्या बन गया? जाइगोट बन गया। धीरे धीरे ध्यान देना बच्चों, ये आप कहोगे कि यहाँ की जो सहायक कोशिकाएं थी वो कहाँ गई? ये धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। ये जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे जाके क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो नई कोशिका थी जिनको अपन ने क्या बोला? ये बड़ी कोशिका थी जिसमें 3 युग्मक बन गए थे या 3 अपने केंद्रक बन गए थे, जिसको ट्रिपल एन या ट्रिपल फ्यूजन बोला था या त्रिसंलयन बोला था। ये जो बड़ी कोशिका होती है, ठीक है, अब इस पूरी बड़ी कोशिका को जैसे इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अब इस बड़ी कोशिका को हम बोलेंगे PEC या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, या हिंदी में बोलेंगे इसे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका किसे कहते हैं। तो जब त्रिसंलयन होता है या द्विनिषेचन होता है, तो द्विनिषेचन की क्रिया में जो एक नया बड़ा केंद्रक या बड़ी कोशिका बनती है उसी को हम PEC कहते हैं या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहते हैं या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर जो केंद्रक होता है उस केंद्रक का भी एक स्पेशल नाम हो जाएगा, जिसे हम PEN बोलेंगे या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? PEN या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस।
एक बार फिर से देखें बच्चों, ये हमारी भ्रूणपोष की संरचना थी। भ्रूणपोष की संरचना में 3 ऊपर की कोशिकाएं थी जिनको प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये आगे जाके ये भी नष्ट हो जाएंगी। 3 नीचे कोशिकाएं थी जिनमें ये जब निषेचन क्रिया हुई तो 2 बगल की जो सहायक कोशिकाएं थी ये नष्ट हो गई। बीच में केवल क्या बची थी, अंड कोशिका बची थी। अंड कोशिका में जैसे यहाँ पे नर युग्मक गया तो यहाँ पे संलयन की क्रिया हो गई थी या निषेचन की क्रिया हो गई थी, जिससे एक नई कोशिका बनी थी जिसको हमने बोला था जायगोट बोला था। क्या बोला था, जायगोट। ध्यान देना बच्चों, जायगोट जब बना तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में हम इसको सिनगैमी कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, हिंदी में संलयन या निषेचन कहते हैं। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे 3 या 4 नाम है। सिनगैमी क्या कहलाता है या फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है, संलयन या निषेचन, ये सब के सब एक ही शब्द होते हैं। अब यहाँ पे जायगोट बन गया, ठीक है। जायगोट आगे जाके भ्रूण बनाएगा। अब जो द्विनिषेचन हुआ था, ठीक है, द्विनिषेचन या ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, वहाँ पे एक बड़ी कोशिका बन गई थी जिस बड़ी कोशिका को हमने PEC बोला था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल या प्राथमिक भ्रूण कोशिका। और इस प्राथमिक भ्रूण कोशिका के अंदर जो केंद्रक था उसको हमने बोला PEN या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। क्या बोलेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो बच्चों यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। ध्यान देना मुझे, बिल्कुल सिंपल है द्विनिषेचन। 2 नंबर का क्वेश्चन 100% यहाँ पे आता है, ठीक है। द्विनिषेचन में 2 शब्द थे, द्वि और निषेचन। द्वि माने 2, निषेचन माने निषेचन की क्रिया। तो जब दूसरी बार निषेचन की क्रिया होती है उसे हम द्विनिषेचन कहते हैं। जब दूसरी बार निषेचन की क्रिया होती है तो 2 ध्रुवीय केंद्रक और एक नर युग्मक ये आपस में मिलते हैं और एक नई कोशिका बना देते हैं, ठीक है, जिसे ट्रिप्लॉइड कोशिका कहते हैं, जो कैसी होती है, त्रिगुणित होती है। और इस क्रिया को हम त्रिसंलयन या द्विविभाजन कहते हैं, सॉरी द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। अब यहाँ पे द्विनिषेचन के बाद एक छोटा सा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन का महत्व। अब यहाँ पे ये देखना है कि द्विनिषेचन का महत्व क्यों होता है द्विनिषेचन। तो पहला पॉइंट, केवल इसी में द्विनिषेचन होता है। इसमें किसमें, केवल आवृत बीजी पौधों में ही द्विनिषेचन की क्रिया होती है, अनावृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया नहीं होती है। तो अब यहाँ पे महत्व देखें तो सीधी सी बात है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मिलता है। जैसे मान लो किसी के घर पे शादी हुई है, ये मेरा घर है और ये आपका घर है। मान लो यहाँ पे भी शादी है, यहाँ पे भी शादी है, यहाँ पे बारात आएगी, यहाँ पे भी बारात आएगी। यहाँ पे जब बारात आएगी तो हमने क्या किया, हमने 2-4 लोग यहाँ पे भेज दिए, यहाँ पे बारात रुकी हुई है। हमने देख लिया कि बारात में कितने आदमी आए हैं, ठीक है। तो फिर हमने अब जो हमारा रसोई वाला था हमने उससे बोल दिया जैसे ही बारात आएगी तब आपको खाना बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब बारात आएगी तो हमें पता चलेगा इस बारात में कितने 200, 400 या 500 आदमी हैं। तो ये रसोई वाला जो होगा वो 500 लोगों के हिसाब से खाना बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, यहाँ पे भी बारात आनी थी। अब यहाँ पे खाना हमने क्या कर लिया, पहले से बना के रख लिया। इसलिए हमने सोचा कि मान लो यहाँ पे 500 लोग आने हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे बारात में 500 ना आके 100 लोग आएँ या 1000 लोग आएँ, तो यहाँ पे समस्या हो जाएगी, खाने की समस्या हो जाएगी। किसकी, खाने की समस्या। लेकिन यहाँ पे हमने एक समझदारी कर ली, क्या कि जितने आदमी आए उसके अकॉर्डिंग हमने खाना बनाया। सेम इसी उदाहरण के आधार पर देखें तो यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं या आवृत बीजी जो पौधे होते हैं, तो इसमें पहले जायगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद भोजन बनेगा, मतलब एंडोस्पर्म बनेगा। अब जब पहले जायगोट बनेगा तो जायगोट को कितना न्यूट्रिशन चाहिए उसके हिसाब से इसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा। लेकिन अनावृत बीजी पौधों में क्या होता है, पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फिर जायगोट का होगा। अब यहाँ पे जब एंडोस्पर्म बन जाएगा, हो सकता है फूड किस तरीके से बना, ज़्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, जो बाद में बनने वाले जायगोट को प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो पाए या नहीं हो पाए, तो यहाँ पे तो समस्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पहले जब जायगोट बनेगा तो जब जायगोट को जितनी भूख लगेगी, जब भी इसको न्यूट्रिशन होगा, उस हिसाब से ये हमारा एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है। इसी वजह से जो आवृत बीजी पौधे हैं इनमें क्या होता है, द्विनिषेचन। तो ओवरऑल ये पॉइंट या इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि द्विनिषेचन क्यों जरूरी होता है। बच्चों ध्यान देना, ये द्विनिषेचन का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट टर्म अपना आता है
कौन सा, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष देखें। भ्रूणपोष देखें तो यहाँ पे भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। अभी हमने क्या बनाया, भ्रूणपोष बना लिया है। अब भ्रूणपोष देखें कि कितने प्रकार का, तो यहाँ पे भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार। एक भ्रूणपोष होता है न्यूक्लियर, एक होता है सेल्यूलर, तीसरा होता है हेलोबियल। न्यूक्लियर भ्रूणकोष को हम बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोष, सेल्यूलर को बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणकोष, और हेलोबियल को बोलते हैं माध्यमिक भ्रूणकोष। तो बच्चों ये हम आज नहीं स्टार्ट करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक था अपना द्विनिषेध जो बहुत ज़रूरी था। अब यहाँ पे 2 प्रोसेस सामने होंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आज केवल इतना ही टॉपिक रहेगा, ठीक है। बाकी का ये जो वीडियो है इसका इस टॉपिक का वीडियो हम नेक्स्ट डे पे आपको अपलोड या डाउनलोड कर देंगे, जिससे जो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।